d2 by d2 finally p1 by p2 अंडर रूट ऑफ m2 by m1, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, अगर हम लोग m1 by t1 डिवाइड बाई m2 by t2 करें, ये हो जाएगा p1 by p2 अंडर रूट ऑफ, इतने फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। सवाल लिखिए। दो सवाल किए थे ना हम लोग। $50 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टैक्स 50 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टैक्स 20 minutes to diffuse out of a vessel. How long will 40 liter of O2 will take to diffuse from the same vessel under same condition. अगला सवाल है, the HCl gas at pressure 1 atmosphere and ammonia gas at pressure P atmosphere was diffused into a 1 meter long कैपिलरी ट्यूब। ऐसे एक ट्यूब है जिसमें एक तरफ से HCl गैस 1 एटमॉस्फेयर पर डिफ्यूज कराया गया और दूसरे तरफ से अमोनिया गैस एट अ प्रेशर P। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ NH4Cl was formed at 60 centimeter distance from the HCl end. Calculate P. पहले वाले में सीधे V1 दे रखा है, हाइड्रोजन नंबर 1 गैस है और ऑक्सीजन को हम गैस 2 मान लिए। V1 दे रखा है 50 लीटर इन अ टाइम T1 20 minutes। 50 लीटर हैज डिफ्यूज्ड इन 20 minutes। वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड। हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहा है। 40 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूजिंग। 40 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मैंने V2 का वैल्यू दे रखा है। सीधे V1 by T1 by V2 by T2 मतलब 50 by 20 डिवाइडेड बाई 40 by T2 विल बी इक्वल टू अंडर सेम कंडीशन का मतलब दोनों का प्रेशर P से P और P2 कट गया, अंडर रूट ऑफ M2 माने 32 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ M1 दैट इज 2। 16 4 हो गया। ये सॉल्व करके T2 निकालेंगे, यही T2 मिनट में आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखो, ध्यान देना कि अमोनिया जब भी HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्ट करके NH4Cl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। 0.6 एटमॉस्फेयर। चलो देख लेंगे, आंसर तो मेरे पास नहीं है, कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो यहां से ये अमोनिया गैस ट्रैवल करेगा, यहां से HCl गैस ट्रैवल करेगा। तो जब वेलोसिटी और ट्रैवलिंग की बात आ रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? D1 by T1 इज इक्वल टू D1 by T1 डिवाइडेड बाई D2 by T2। फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? बोल रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड एट अ 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द HCl एंड। HCl एंड से 60 सेंटीमीटर के दूरी पे ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, मतलब दोनों गैस एक साथ टकराया वहां पर, है कि नहीं? मतलब
टी टाइम में ये 40 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है और वही टी टाइम में ये 60 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है। लेट आफ्टर टी टाइम दे आर मीटिंग। जब मीट किया व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। लेट आफ्टर टी टाइम, तो इन द टी टाइम HCl हैज ट्रैवल्ड 60 सेंटीमीटर एंड अमोनिया हैज ट्रैवल्ड 40 सेंटीमीटर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? D1 by T1। देखो कैसे लिख रहे हैं, 40 by T डिवाइडेड बाई 60 by T सेम टाइम P1 by P2। अमोनिया का प्रेशर कितना? P। इसका प्रेशर कितना? 1 अंडर रूट ऑफ M2। M2 हो जाएगा 36.5। M1 कितना हो जाएगा? 14 और 3 17। T कट गया, सॉल्व करके P निकालेंगे। ये वही सवाल हो गया कि एक क्लासरूम है, मान लो यहां से यहां तक क्लासरूम है। क्लासरूम के एक एंड से टीयर गैस भेजे और एक एंड से लॉफिंग गैस भेजे, तो कौन सा रो वाला बेंच का स्टूडेंट को दोनों फील एक साथ होगा? वही बात है, पूरा लेंथ दिया रहेगा आपको। ये भी D1 by T1 by D2 by T2 फॉर्मूला लगेगा। जहां पे दोनों गैस मीट किया वहां जो स्टूडेंट बैठे हैं क्लासरूम में उनको दोनों तरह का फील आएगा। यस और नो? अगला सवाल लिखिए। At 27 degrees centigrade, H2 is leaked through a tiny hole into a vessel for 20 minutes. Another unknown gas at the same condition of H2 was leaked into the vessel for 20 minutes. After a fusion, the mixture exerts a pressure of 6 atmosphere. The hydrogen content of the mixture is 0.7 mole. If the vessel volume is 3 liter, calculate the molecular weight of unknown gas. ऐसे समझना, एक बड़े से वेसल जिसका 3 लीटर वॉल्यूम है उसमें हाइड्रोजन गैस को लीक कराया गया 20 मिनट तक। उसी वेसल में एक अननोन गैस G को भी लीक कराया गया 20 मिनट तक। फाइनली इसमें मिक्सचर बन गया। मिक्सचर के बारे में दे रखा है, इसी के बेसिस पे मॉलिक्यूलर वेट निकाले। अटेम्प्ट किए? ऑब्वियसली अंडर द सेम कंडीशन बोला है, मतलब इसका प्रेशर P सेम, टेम्परेचर तो हर वक्त सेम। ग्राहम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है। द हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर इज 0.7 मोल। यहां पर हाइड्रोजन और गैस आ गया 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद इसका लीकेज बंद कर दिए। ये भी 20 मिनट, ये भी 20 मिनट, और इसके अंदर हाइड्रोजन कितना आया? 0.7। कहने का मतलब 0.7 मोल ऑफ हाइड्रोजन लीक किया 20 मिनट में। यस और नो? मान लेते हैं इसको N1, इसका मान लेते हैं मोल्स जो लीक किया वो N। ध्यान देना, N1 by T डिवाइडेड बाई N by T, दोनों T तो 20 मिनट ही है, टाइम तो कट गया। P1 by P2 कैंसिल हो गया। अंडर रूट ऑफ M2 by M1, अननोन गैस, मॉलिक्यूलर वेट M। दूसरा M1 कौन है? हाइड्रोजन 2। N1 कितना है? 0.7।
डिवाइडेड बाई n इज अंडर रूट ऑफ n बाई 2। जैसे ही हमें n पता चलेगा आंसर तैयार है। The mixture exert a pressure of 6 atmosphere। ओके, अब मिक्सचर के बारे में देख। प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कितना? 6 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कंटेनर का कितना? 3 लीटर। टोटल मोल्स कितना? 0.7 प्लस n। टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। लगा दे पीवी इक्वल टू एनआरटी। 2 लाइन का सवाल है। 6 into 3 will be equal to 0.7 plus n into 0.082 into 300। सॉल्व करके n निकाले, n को यहां बिठाए, मॉलिक्यूलर वेट निकाले, आंसर। द प्रेशर ड्रॉप्स इन द बल्ब फ्रॉम 2000 mmHg to 1500 mmHg in 47 minutes when the oxygen leaked through an orifice. The bulb was then evacuated and a mixture of O2 and another gas G of molecular weight 79 in a molar ratio 1:1 and total pressure of 4000 mmHg was introduced. Find the molar ratio of the two gases remaining in the bulb after 74 minutes. अडम किए। पहले इस वेसल में सिर्फ ऑक्सीजन था, उसका प्रेशर 2000 mm था। Hg 47 मिनट लीक किया, 47 मिनट तक लीक किया तो उसका प्रेशर हो गया 1500 mmHg। The rate of pressure drop of O2, इसी को बोल रहे हैं हम RO2, the rate of pressure drop. So what was the drop? 500. In what time? 47. We can say 500 by 47. यही है डेल्टा P1 by T1। रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप पता चल गया। ऑक्सीजन का उस वेसल से लीक करने का एक इनडायरेक्ट रेट पता चल गया इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप। ओके, नेक्स्ट द वेसल वाज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड एंड अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस अनदर गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 79 वाज टेकन इन अ मोलर रेशियो 1:1 एंड एट अ टोटल प्रेशर 4000। बता दोनों का पार्शियल प्रेशर कितना? दोनों का पार्शियल प्रेशर कितना? पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना होगा जब 1:1 मोलर रेशियो लिए तो? दोनों का मोल बराबर है। अगर दो चीज का मोल बराबर है तो उनका मोल फ्रैक्शन आधा आधा होगा। n अगर मान लिए तो n/2n, मोल फ्रैक्शन हाफ, दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन हाफ। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 4000 टोटल प्रेशर है, मतलब कि इसको भी लिए 2000 पे
और इसको भी लिए 2000 पे शुरू में। अब देख, इसको जब लिए थे शुरू में 2000 पे अकेले, और अभी इसको लिए 2000 पे किसी के साथ, तो कोई हो चाहे नहीं हो उससे क्या मतलब है? क्या ये ऑक्सीजन का अलग अलग कंडीशन है? जिस रेट से ऑक्सीजन वहां लीक मारा होगा, यहीं पे यहां भी वही रेट से लीक करेगा। यस और नो? रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप पता चल गया। तो आई कैन कैलकुलेट ड्रॉप इन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाई टाइम। Rate of drop multiplied by time. What is the rate of drop? 500 by 47. And how much time it has leaked? 74 minutes. इतना प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। तो फाइनली कंटेनर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? इट विल बी 2000 माइनस द ड्रॉप 500 इंटू 74 बाई इतना, इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। यहां पे ऑक्सीजन का रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप, यहां पे ऑक्सीजन का रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप अलग अलग तो नहीं है, सेम है। अब ध्यान देना, द रेट ऑफ द ड्रॉप इन ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ द ड्रॉप ऑफ द अनदर गैस, यही तो है डेल्टा P1 बाई T1 इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा P2 बाई T2 विल बी इक्वल टू, चूंकि दोनों का पार्शियल प्रेशर 2000 था, P1 बाई P2 कट गया, अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। सो आई कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ द प्रेशर ड्रॉप ऑफ द अनदर गैस विल बी इक्वल टू 500 बाई 47, तो ऑक्सीजन का रेट था ड्रॉप का, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 79 बाई 32। ये निकाले हम, ये तो पता ही है डेल्टा P1 बाई T1, हमने डेल्टा P2 बाई T2 निकाल दिया कि अनदर गैस का रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप क्या होगा, इतना होगा। होगा कि नहीं होगा? Now, what will be the drop in the pressure of the another gas? Rate multiplied by time. Rate is 500 by 47 under root of 32 by 79 multiplied by time is 74। इतना ड्रॉप हुआ G के प्रेशर में। तो दूसरा जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर कितना? 2000 था और उसमें ड्रॉप कितना आ गया? 500 बाई 47 अंडर रूट ऑफ 32 बाई 79 इंटू 74। 74 मिनट के बाद मैंने दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर्स को निकाल लिए। सवाल क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ द टू गैस रिमेनिंग? एंड आई नो दैट मोल रेशियो इज ऑलवेज पार्शियल प्रेशर रेशियो। मोल रेशियो इज ऑलवेज पार्शियल प्रेशर रेशियो। फाइनल आंसर P ऑफ O2 बाई P ऑफ G निकाल ले, यही मोल रेशियो हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज द फाइनल आंसर। आप लोग पढ़े और रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट ऑफ M, वेर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस टेकन। एक्चुअली में अगर एक गैस है जो प्रेशर P पे लिया गया, ध्यान देना, जैसे ही हम लीकेज बनाएंगे, ऑरिफिस बनाएंगे, तो इसमें से गैस लीक करना शुरू होगा। क्या ये इसका प्रेशर कांस्टेंट होगा? जब गैस लीक करेगा तो ये प्रेशर P भी तो डिक्रीज करेगा। मतलब कि एक्चुअली दिस प्रेशर P डिक्रीजेज विथ टाइम, देयरफॉर द रेट ऑल्सो डिक्रीजेज विथ टाइम। रेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना,
कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट इनिशियल रेट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इनिशियल रेट। टी इक्वल टू 0 पे कितना रेट पाया जाएगा वो हम लोग मान के चलते हैं, और वो इनिशियल रेट को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ग्राहम्स लॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो इनिशियल रेट हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो रेट कभी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि समय के अनुसार अगर ये प्रेशर P डिक्रीज कर रहा है तो समय के अनुसार ये रेट भी डिक्रीज करेगा। बट वी ऑलवेज कंसिडर द रेट टू बी कांस्टेंट। द इनिशियल रेट वी टॉक अबाउट एंड द इनिशियल रेट इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक सवाल देखो, द इनिशियल प्रेशर ऑफ हीलियम 700 mmHg, द इनिशियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is 1400 mmHg. In 10 minutes, pressure of helium drops by 300 mmHg. Then what will be the drop in oxygen pressure in the same time? पहला, assuming rate constant, and दूसरा by using the actual equation minus dp by dt is kp upon root of m, where k is a constant, where k is a constant। यही रेट है, जिस रेट से लीक करेगा उसी रेट से प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा? द रेट ऑफ डिक्रीज, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर फॉलोज दिस इक्वेशन। इसको यूज करके आप आंसर निकालिए, और एक तो जो हम लोग अब तक करते आ रहे थे वो भी आंसर निकालिए। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहले वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? रेट को कांस्टेंट मानते हुए, जो हम लोग अभी तक मानते आ रहे थे, और वही मानना भी है बेटा। जब तक बोले नहीं तब तक इनिशियल रेट को ही हम लोग कंसिडर करते हैं और उसे क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। क्योंकि देखते हो उसी रेट में हम टाइम मल्टीप्लाई करके ड्रॉप निकाल दिए थे। पहले रेट निकाल लिए 500/47, अगर वो रेट समय के अनुसार डिक्रीज करता तो 74 मिनट के बाद कुछ और रेट होता, लेकिन हमने तो इनिशियल रेट में ही 74 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। द इनिशियल रेट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एंड वी ऑलवेज टॉक इन इनिशियल रेट टर्म्स। खैर, डेल्टा पी ऑफ O2 बाई टी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ऑफ द हीलियम बाई टी, डेल्टा P1 बाई T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P2 बाई T2। T1 और T2 जो है, T1 और T2 बराबर है ना 10 मिनट, इन द सेम टाइम बोल दिया ना। व्हाट विल बी द ड्रॉप इन द O2 प्रेशर इन द सेम टाइम? सेम टाइम माने वही 10 मिनट में O2 में कितना प्रेशर का ड्रॉप आएगा? खैर, दैट विल बी इक्वल टू P ऑफ O2 अपॉन P ऑफ हीलियम अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम 4 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 32। बैठाओ, डेल्टा पी कितना दे रखा है? 10 मिनट में हीलियम का प्रेशर ड्रॉप्स बाई 300, तो ऑब्वियसली डेल्टा पी 300 किसका? हीलियम का। तो डेल्टा पी O2 अपॉन 300 इज इक्वल टू ऑक्सीजन का प्रेशर 1400, हीलियम का प्रेशर 700 और 4 बाई रूट ऑफ 1/8 2√2
7 2 टाइम्स 2 कट गया 1/√2 आया, देयरफॉर डेल्टा P ऑफ O2 कितना हो गया 300/√2 आंसर। ड्रॉप ही तो पूछ रहा ऑक्सीजन का प्रेशर में 300/√2। By using minus of dP/dt is equal to Kp/√m, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ dP/P। P को इधर लेके आए, अब हम एक अपना जनरल इक्वेशन तैयार करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू K/√m इंटू dt इंटीग्रेटेड। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसे इंटीग्रेट करो। टाइम 0 पे प्रेशर कितना, इनिशियल प्रेशर, और किसी भी टाइम t पे प्रेशर कितना, फाइनल प्रेशर, गैस का प्रेशर। इंटीग्रेट करने आता है, इंटीग्रेट करने आता है, क्या होगा इंटीग्रेशन dP/P का ln/P। वेरी गुड। और उसमें लिमिट बिठाए तो यहां तो माइनस ln/P आएगा ना, तो माइनस ln/Pf माइनस ऑफ माइनस प्लस ln/P0, तो बन जाएगा ये ln ऑफ Pi/Pf विल बी इक्वल टू K/√m dt का इंटीग्रेशन t में लिमिट बिठाया t-0। ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन मैं लगा दूंगा हीलियम पे, यही इक्वेशन मैं लगा दूंगा ऑक्सीजन पे। हीलियम पे लगाओ, हीलियम का ही दिया हुआ है ना, 10 मिनट में हीलियम का प्रेशर ड्रॉप्स बाय 300 ln। बता इनिशियल प्रेशर कितना है हीलियम का, ये इक्वेशन हम हीलियम के लिए लिख रहे, इसका इनिशियल प्रेशर कितना है 700, फाइनल प्रेशर कितना होगा, ड्रॉप्स बाय 300। 700 में 300 ड्रॉप कर गया, समझ में आ रहा, दैट विल बी इक्वल टू K/√4 इंटू 10 फर्स्ट इक्वेशन। अप्लाई द सेम इक्वेशन फॉर ऑक्सीजन। ln इनिशियल प्रेशर कितना ऑक्सीजन का 1400, 1400, फाइनल प्रेशर कितना है नहीं पता, समझ में आ रहा, दैट विल बी इक्वल टू सेम के तो कांस्टेंट है, √32 गुने 10 सेकेंड इक्वेशन। क्या यह सॉल्व करके आप पीएफ निकाल पाओगे? बिल्कुल 100% निकलेगा। डिवाइड मार दे, क्या हो गया ln 7/4 डिवाइडेड बाय ln 1400 बाय P फाइनल विल बी इक्वल टू के कट गया 10 कट गया, √32 बटे √4 8 2√2। नहीं निकलेगा पीएफ कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। ln 7/4 विल बी इक्वल टू ln 1400 बटे पीएफ का पावर 2√2। एंटीलॉग खत्म हो गया, इक्वेशन क्या बन गया 7/4 इज इक्वल टू 1400/pf, इस पे आ गया 1/2√2, निकल गया। P फाइनल निकला, हमसे पूछा जा रहा था ड्रॉप, ड्रॉप कितना बोलते 1400 माइनस P फाइनल। हाँ, इसी का पावर 2√2 आएगा, लेकिन वो 2√2 को इधर लेके गए तो अबे अल्टीमेट आदमी y इज इक्वल टू x की पावर a, तो x कितना y की पावर 1/a नहीं होगा क्या? क्लियर है? क्लियर? अ कंटेनर of volume
V liter consists of D2 and O2 in a molar ratio 8:1. Calculate under similar condition. पहला, molecular weight of the mixture. Second, R of O3 upon R of the mixture. Third, R of D2 upon R of O2. Fourth, composition of a fusing mixture. Composition of a fusing mixture. Fifth, R of O3 by R of a fusing mixture. ऐसे समझना, एक कंटेनर में ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर, इसी कंटेनर में दोनों का रेशियो क्या है? 8:1 मोलर रेशियो। सबसे पहले तो इस मिक्सचर का बताओ मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद इमेजिन कर कि बगल में O3 रखा हुआ है, बगल में O3, अंडर सिमिलर कंडीशन बोल दिया, दोनों का प्रेशर सेम, यहां भी लीक मारे यहां भी लीक करे। O3 का रेट और मिक्सचर का रेट का कंपैरिजन करना है। तो हम आपको बताया था ना कि दो गैस को एक साथ रखो या अलग अलग रखो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। R(D2) by RO2 यहीं पे बताना है, D2 का लीकेज और O2 का लीकेज का रेट का रेशियो। कॉम्पोजिशन ऑफ द फ्यूजिंग मिक्सचर, यहां से जो गैस बाहर निकला इसी को बोल रहे हैं फ्यूजिंग मिक्सचर। जो बाहर आया, इस फ्यूजिंग मिक्सचर में कितना मोल रेशियो होगा, कॉम्पोजिशन। और अगर इसको कंटेनर में लेते और पिन होल बनाते और इसे कंटेनर में लेते, पिन होल बनाते, तो फ्यूजिंग मिक्सचर का रेट ऑफ लीकेज और ओजोन का रेट ऑफ लीकेज में क्या रेशियो होता है? फॉर्मूला वही है, P1/P2 √M2/M1 अंडर सेम कंडीशन बोल दिया, मतलब P1P2 बराबर पहला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। तो सबसे पहले बता कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना, मोल फ्रैक्शन कितना? 8/, समझ में आ रहा है ना? मोल रेशियो अगर 8:1 है तो 8x और 1x मान ले, तो 8x/9x, 1x/9x, 8/9, और x of O2 कितना? 1/9। Molecular weight of the mixture is summation of xi into mi, 8/9 into 4, 1/9 into 32। ये सब पढ़ा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए हैं। ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो कि हमें लगे कि मतलब हम कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं। कितना आ रहा है इसका, जो भी है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर पता चल गया। हम इसको मान लेते हैं अल्फा, निकाल लिए, जरूरत पड़ेगा तो अल्फा का इस्तेमाल करेंगे। आगे देख, R of O3 by R of mixture, P1/P2, P of O3 by P of mixture बराबर √ M of the mixture upon M of the O2, अल्फा अपॉन O3 का मॉलिक्यूलर वेट 48। निकल गया आंसर ये भी। R of D2 by R of O2 will be equal to P of O2 upon P of D2 upon P of O2 √ M of O2 upon M of D2। फॉर्मूला लगाए तो कम से कम, क्या ये दोनों का प्रेशर बराबर है? नो सर, अंडर द सेम कंडीशन माने ओजोन और मिक्सचर का। हमें पता है कि इन दोनों का मोल रेशियो कितना था, 8:1, एंड द पार्शियल प्रेशर रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू
तो P1 बाई P2 जो है वो बेसिकली पार्शियल प्रेशर का रेशियो है, और पार्शियल प्रेशर का रेशियो मोल रेशियो D2 बाई O2 8 बाई 1 अंडर रूट 32 बाई 4, ये आएगा R ऑफ D2 बाई R ऑफ O2। कॉम्पोजिशन ऑफ द एफ्यूजिंग मिक्सचर, जो बाहर मिक्सचर निकला उसमें D2 और O2 दोनों आया होगा। यहां पे दोनों का मोल रेशियो कितना, ये कैसे निकलेगा? तो ऑब्वियसली दोनों तो सेम टाइम T के लिए लीक कर रहा है। हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं N1 बाई T1 अपॉन N2 बाई T2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। यहां पर ये N1 और N2 क्या होता है? मोल्स लीक्ड आउट, जो मोल बाहर निकल गया है कि नहीं। तो यहां हमारे पास तो T1 और T2 बराबर है, क्योंकि दोनों गैस तो सेम टाइम T के लिए लीक किया है। तो ये N1 बाई N2 अपने आप में मोल रेशियो हो जाएगा ना बाहर वाला, क्योंकि बाहर में लीक करके आएगा N1 N2, N1 मोल D2 आया बाहर, N2 मोल O2 आया बाहर। तो अल्टीमेटली ये N1 बाई N2 क्या हो जाएगा? बाहर का मोल रेशियो हो गया। तो हम इसको लिख रहे हैं N ऑफ D2 बाई N ऑफ O2 विल बी इक्वल टू P1 बाई P2 8 बाई 1 अंडर रूट M2 32 बाई 4, दैट इज 8 16 रूट 2। मतलब यहां पर मोल रेशियो जो है वो 16 रूट 2:1 है। बोलो क्यों नहीं बदलेगा? दोनों का लीकेज का रेट अलग अलग है ना बेटा। R1 बाई R2 को N1 बाई T1 अपॉन N2 बाई T2 बोलते हैं ना। N1 N2 क्या होता है? क्या डिफरेंस? जो बाहर आया और जो अंदर है उसका डिफरेंस। जो बाहर आया वो मोल्स लीक आउट, ये भी N2 क्या है? मोल्स लीक्ड आउट। अरे बाहर चला गया ना इतना मोल, लीक करने के बाद N1 N2 बाहर निकले हुए मोल्स हैं इन अ टाइम T1 एंड T2। यहां टाइम T1 और T2 बराबर है। कॉम्पोजिशन निकल गया D2:O2 कितना? 16 रूट 2:1। अब बताना है R ऑफ O3 बाई R ऑफ एफ्यूजिंग मिक्सचर। अब यहां पे दोनों का प्रेशर बराबर मानना है, आइडेंटिकल कंडीशन क्लियर है। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एफ्यूजिंग मिक्सचर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। समझ में आ रहा है? आइडेंटिकल कंडीशन माने ना, सिमिलर कंडीशन। क्या क्या? अब एयर में नहीं, वैक्यूम में यहां का मिक्सचर को अगर इसे हम ले लेते कंटेनर के अंदर, यहां भी लीक बनाया यहां भी लीक बनाया, दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों का प्रेशर को तो सेम मानेंगे। अब मेरे को क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एफ्यूजिंग मिक्सचर, ये चाहिए ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एफ्यूजिंग मिक्सचर क्या होगा? समेशन ऑफ XI/MI मोल फ्रैक्शन। तो जब इन दोनों का रेशियो तुमको पता चल गया है तो यहां पर ड्यूटेरियम का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 16 रूट 2 बाई 16 रूट 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 16 रूट 2 प्लस 1 इंटू 32। ये हुआ नया मॉलिक्यूलर वेट। यहां बिठाएंगे तब जाकर ये निकलेगा। अरे जैसे 8:1 था तो मोल फ्रैक्शन निकाले ना 8/9 और 1/9। वैसे ही अगर अब मोल रेशियो 16 रूट 2:1 है तो नया मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग। क्लियर? क्लियर? जो बाहर आया उसी का रेट ऑफ लीकेज पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली जो बाहर आया उसको भी हम कंटेनर में लिए और पिन होल बनाए, तब तो रेट ऑफ लीकेज निकलेगा।
क्लियर? आगे लिखिए, एनरिचमेंट। तुम्हें अच्छे से पता है कि जो लाइटर गैस होते हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती, जो हेवियर गैस होते हैं उनकी वेलोसिटी कम होती। ये पता है ना, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है तो एक का मास अगर कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा होगा ना, और जिसका मास ज्यादा हुआ उसका वेलोसिटी कम होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो लाइटर गैस का वेलोसिटी ज्यादा होता है और हेवियर गैस का वेलोसिटी कम होता है। तो जब लीक मारेगा तो लाइटर गैस ज्यादा लीक मारेगा और हेवियर गैस कम लीक मारेगा, है कि नहीं? तुम ऐसे सोचो कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर में ए गैस और बी गैस है। लेट ए इज अ लाइटर गैस, बी इज अ हेवियर गैस। इनका मोल Ni of A, Ni of B, माने Ni stands for initial moles of A, initial moles of B। मोल रेशियो पता है? पिन होल बनाए, पिन होल हम ऐसा बनाए कि इसको हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिए। ए और बी यहां भी आ गया, ऑब्वियसली यहां ए ज्यादा आया होगा और बी कम आया होगा। समझ आ रहा है? फिर पिनोल बनाए, तीसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिए, यहां ए और भी ज्यादा आया होगा, बी और भी कम हो गया होगा। धीरे 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 जो मिक्सचर है वो नियरली ए हो जाएगा। ऐसे ही किया जाता है यूरेनियम का एनरिचमेंट। यूरेनियम जो नेचर में एग्जिस्ट करता है ना, वो यूरेनियम 235 प्लस यूरेनियम 237 दोनों होता है। यूरेनियम 237 बल्क में होता है, इसमें बहुत कम क्वांटिटी में यूरेनियम 235 होता है, माने टन ऑफ टन में कुछ ग्राम मिलेगा। और काम का चीज कौन है? 235, 237 कोई काम का चीज नहीं है। काम का चीज मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉम्ब, जो भी बोलो, फिशन, फ्यूशन, मेडिकल। हम ये नहीं बोल रहे बॉम्ब, वो तो बेकार इन्वेंशन है। लेकिन न्यूक्लियर पावर का कितना कंस्ट्रक्टिव यूज है, बिजली बनाने में न्यूक्लियर रिएक्टर, कैंसर ट्रीटमेंट, डेड सेल ट्रीटमेंट, क्या क्या नहीं है, मतलब हर जगह कंस्ट्रक्टिव यूज है। वेरी कंस्ट्रक्टिव फ्यूल के तौर पे इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जी। न्यूक्लियर, हाँ, रिएक्शन, रिएक्टर, हाँ, एक बार स्टार्ट हुआ तो 2-3 महीना के बाद क्यों बंद होता है? फाइनली हम लोग मिक्सचर को किसके प्रति एनरिच कर रहे? ए के प्रति हम लोग एनरिच कर रहे। ऐसे सवाल आएगा, द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी वॉज टेकन 1:1। I want to enrich it up to 16:1. How many steps will be required? कितने स्टेप के बाद वो 16:1 में हो जाएगा मिक्सचर? आप समझ में आ रहा क्या हम बोल रहे? क्लियर है? ओके, दिस विल बी कॉल्ड फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। ठीक है, चलो, हमें पता है कि R1/R2 में जो N1 और N2 होता है, दैट इज मोल्स लीक्ड आउट। यस और नो? तो आई कैन राइट, दोनों तो टाइम t के लिए लीक कर रहा, दोनों तो टाइम t के लिए लीक कर रहा। अगर यहां पर हम बोले कि दिस इज Na1 अपॉन NB1 आफ्टर फर्स्ट स्टेप, आफ्टर
फर्स्ट स्टेप, ये तो मोल्स लीक्ड आउट है ना, तो R1/R2 को हम क्या लिख सकते? आफ्टर फर्स्ट स्टेप Na1/NB1 will be equal to R1/R2 P1/P2। यहां P1/P2 क्या है? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर रेशियो, जो कि होगा मोल रेशियो के बराबर NiA/NiB अंडर रूट ऑफ M/B/M/A। क्लियर? क्लियर? इसे भूल जाओ। यहां से यहां सेकंड स्टेप आई कैन राइट Na2 अपॉन, यहां पर Na2/NB2 Na2/NB2 विल बी इक्वल टू, अब यहां का प्रेशर रेशियो विल बी मोल रेशियो Na1/NB1। What is Na1/NB1? It is this expression, ध्यान देना, NiA/NiB अंडर रूट MB/MA। ये तो मोल रेशियो, प्रेशर रेशियो P1/P2 हो गया, फिर से M2/M1 अंडर रूट, मतलब कि यहां पर ये हो गया होल स्क्वायर। थर्ड स्टेप Na3/NB3 will be equal to NiA/NiB अंडर रूट MB/MA होल टू द पावर 3 हो जाएगा। आफ्टर nth स्टेप वही तो समझना है, वही तो समझना है। इसे भूल जाओ, बोले ना। अब यहां पर इनका मोल रेशियो क्या है? Na1/NB1। अब ये लीक मारा, यहां Na2/NB2 Na2/NB2 क्या होगा? P1/P2 मोल रेशियो यहां निकाल चुके, वो ये पूरा एक्सप्रेशन है। मोल रेशियो अंडर रूट ऑफ M2/M1 एक बार और लिखोगे तो स्क्वायर क्यूब। आफ्टर nth स्टेप Na फाइनल अपॉन NB फाइनल विल बी इक्वल टू NiA/NiB अंडर रूट MB/MA होल टू दी पावर। तो अगर मेरे को कोई शुरू का रेशियो दे दिया है और मेरे से बोल रहा है कि फाइनली मेरे को ये रेशियो चाहिए, कितना स्टेप लगेगा? दोनों रेशियो बिठा, मॉलिक्यूलर वेट बिठा, n निकाल ले आफ्टर n स्टेप। कॉपी करो जल्दी। ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन में रूट ऑफ MB/√MA को बोला जाता है थ्योरेटिकल सेपरेशन फैक्टर, और रूट ऑफ MB/√MA होल की पावर n को बोला जाता है रिक्वायर्ड सेपरेशन फैक्टर। सवाल लिखो।
a mixture of methane and ozone. A mixture of methane and ozone having an initial mole ratio. A mixture of methane and ozone having an initial mole ratio 1:10. 1:10 has to be converted into 100:1. Has to be converted into 100:1. Calculate the RSF, TSF. यही है RSF, TSF. Calculate the RSF, TSF and minimum number of steps. And minimum number of steps. वन इज टू 10 है. लाइटर कौन है, हेवियर कौन है? CH4 और ओजोन में 16, 48, methane or ozone. So definitely this gas is A. This gas is लाइटर को A मान के चले हम. दोनों का रेशियो कितना? पहले कितना रेशियो था? 1/10. करना कितना है? तो करना है 100/1. Na final upon Nb final should be 100/1. will be equal to initial ratio कितना था? 1/10 under root of m of B 48 by m of A 16 whole की power n. So ultimately 1000 will be equal to under root 48 by 16 whole की power n. log वॉग लेंगे, यहां log ले ले, log ले लिए तो 3 हो गया और ये हो जाएगा n log to the base 10 root of 48 अरे root 3 या 3 will be equal to n/2 हाफ भी बाहर आ गया. log 3 कितना होता है? 0.4771. therefore n will be equal to 6 divided by 0.4771. that is the answer. Clear? TSF कितना? √3. RSF कितना? RSF कितना? n का, इसका तो वैल्यू पता ही है 1000. अरे बेटा ये तो वही चीज हो गया ना. ये RSF क्या है? ये RSF जो है वो फाइनल मोल रेशियो डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल रेशियो है. चलो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.